मोदी जी ने कह दिया है सबको कि गोल्ड खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हम कुछ चीज पे है ना विदेश के ऊपर निर्भर है। एक है हमारा ऑयल एंड गैस, दूसरा है हमारा कंज्यूमेबल गुड्स, तीसरा है मशीनरी, चौथा है कुकिंग ऑयल, पांचवा है फर्टिलाइजर। ये मैक्सिमम हम विदेश के ऊपर निर्भर है, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड। बट उनके बिना देश चल जाए। देश के आम लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है। आपकी इंडस्ट्री में जब ये न्यूज आई तो क्या रिएक्शन रहा है? भूचाल आ गया, ज्वेलरी इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। अनाउंसमेंट से पहले जहाँ पे काम था उसका 50% काम कम हो गया। इंडिया में कितना गोल्ड प्रोड्यूस होता है? लगभग ना के बराबर, लगभग ना। 1% भी नहीं है। तो क्या हमारे पास कोई केजीएफ नहीं है? गवर्नमेंट ने सालों से हमारे देश में जो माइनिंग है करने का कोई प्रयास नहीं किया, बट हमारा देश में तो ऐसा इस बार क्यों हुआ है कि युद्ध के दौरान गोल्ड का भाव बहुत तेजी से गिरा है? इसका मेन कारण है क्रूड ऑयल का जो कीमत तेजी के साथ बढ़ा, उसके कारण गोल्ड गिरा। आने वाले समय में अगर वॉर नहीं रुका तो गोल्ड का रेट। गोल्ड कंट्रोल एक्ट ये क्या था? देखिए 1962 को जब चाइना इंडिया वॉर हुआ था, उसके बाद हमारा देश का क्राइसिस की वजह से जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लगाया था। गोल्ड कंट्रोल एक्ट में काफी रेस्ट्रिक्शन था गोल्ड के बेचने पर, स्टोर करने पर, खरीदने पर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सैकड़ों लोगों ने सुसाइड कर लिया, हजारों लोग जेल चले गए, लाखों लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री छोड़ दी। सारे जो काम। कोई ऐसी चीज आप गवर्नमेंट को कहना चाहोगे जो वो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए मुझे लग रहा है मोदी जी ने एक हफ्ते पहले भारत की जनता से कुछ रिक्वेस्ट्स की थी, 7 रिक्वेस्ट्स की थी, और उसमें से एक रिक्वेस्ट थी कि अगले 1 साल तक हमें गोल्ड खरीदने से परहेज करना चाहिए। अब ये एक स्टेटमेंट है, पर इस एक स्टेटमेंट से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, और खासकर जो लोग इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आज ज्वेलरी इंडस्ट्री मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडियन जीडीपी में। करीबन 1 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री पर निर्भर करते हैं, और इस 1 करोड़ लोग में से करीबन 60 to 70% ऐसे लोग हैं जो आर्टिजन्स हैं, जो बहुत छोटे गांव से आते हैं और जिनके लिए यही इनकम उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर इस इंडस्ट्री की डिमांड कम हो गई तो ये सारे लोगों पे मैसिव इंपैक्ट आएगा। तो आज इस इंपैक्ट को समझने के लिए, इस डिसीजन को समझने के लिए मैंने इन्वाइट किया है मिस्टर एस आलम को। मिस्टर आलम गोल्ड इंडस्ट्री में करीबन 39 ईयर्स से, आपने उनके कुछ पॉडकास्ट पहले भी मेरे चैनल पे देखे होंगे, और ये इंडिया के लार्जेस्ट गोल्ड चेन मैन्युफैक्चरर भी है, इंडस्ट्री इंसाइडर हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं और इंडस्ट्री को बहुत सारे फोरम्स पे रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो आज मैंने उनको इनवाइट किया इसीलिए ताकि मैं इस डिसीजन को समझ सकूं और इस डिसीजन के इंपैक्ट को समझ सकूं, और क्या वो एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट अगर लेगी तो हमारे जो आर्टिसंस हैं, इंडस्ट्री है, रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब बच जाएंगे और इंडिया पे बर्डन भी नहीं आएगा। और एज अ कंज्यूमर हमें क्या करना चाहिए, इस पॉडकास्ट में हमने इसको कंप्लीटली डिकोड किया। तो आज का जो एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोदी जी की जो रिक्वेस्ट है उसका इंपैक्ट क्या है वो आज आपको समझ आएगा। और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसा अमेजिंग एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं मिस्टर एस आलम से। आलम सर, आपका फिर से बहुत स्वागत है। आप आए संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे, पर इस बार जो है सिचुएशन बहुत गंभीर है और मोदी जी ने कह दिया है सबको कि गोल्ड खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, 1 साल तक गोल्ड परचेजेस को डेफर कर दिया जाए। आपको क्या लगता है सर, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसा किया क्यों उन्होंने, क्या रीजन है? नमस्कार संजय जी, बहुत मुश्किल में है हमारी इंडस्ट्री, और आपने इस इंडस्ट्री को मुश्किल से उभारने के लिए जो ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को बहुत हेल्प मिलेगा इसमें। और अंत तक अगर आपका पॉडकास्ट लोग देखेंगे, बहुत सारा सजेशन, बहुत सारा प्रेडिक्शन मिलेगा उनको, या बहुत सारा सोल्यूशन भी मिलेगा उनको। तो मैं आपके सारे दर्शक को बोलूँगा कि इस एपिसोड को कम से कम अंत तक देखें, और मैं कुछ भविष्यवाणी भी करने वाला हूँ। अच्छा, ओके। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। ये हालत क्यों हुआ? पहले तो मैं बताता हूँ कि मोदी जी ने अभी अनाउंसमेंट जो किया ना, एक्चुअली मेरे को उम्मीद था ये अनाउंसमेंट 2-3 महीने पहले हो जाना चाहिए था। ओह, ओके। बट 5 स्टेट का चुनाव था और सिचुएशन को शायद
ऑब्जर्व कर रहे थे, इसीलिए शायद थोड़ा लेट हो गया। इसके पीछे कारण बताता हूं मैं देखिए, हम कुछ चीज पे है ना विदेश के ऊपर निर्भर है। एक है हमारा ऑयल एंड गैस, दूसरा है हमारा कंज्यूमेबल गुड्स, फॉरेन गुड्स, तीसरा है मशीनरी, चौथा है कुकिंग ऑयल, पांचवा है फर्टिलाइजर, और छठा है डिफेंस सामग्री। ये मैक्सिमम हम विदेश के ऊपर निर्भर है, और ये सारे जो है एसेंशियल है, इसके बिना देश नहीं चल सकते। बट कुछ चीज और भी हम विदेश के ऊपर निर्भर है जो नॉन एसेंशियल है, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, बट उनके बिना देश चल जाएगा। तो अभी शायद देश को चलाना या देश को बचाने के लिए मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है। उसका कारण थोड़ा बताऊंगा मैं। पहले हमारा देश का जो फॉरेन रिजर्व था वो लगभग 12 से 18 महीने का फॉरेन रिजर्व रहा करता था। अच्छा। बट आज फॉरेन रिजर्व घट के हो गया 8 से 10 महीने का। पहले हम जो भी एक्सपोर्ट करते थे, अगर हम 100 रुपए एक्सपोर्ट करते थे तो 125 से 140 रुपया हम इंपोर्ट करते थे। तो पहले भी हम फिजिकल डेफिसिट में थे, बट वो फिजिकल डेफिसिट जो कहीं ना कहीं से रिकवर हो सकता था या हो जाता था। बट आज ऑयल गैस का प्राइस बढ़ने से, गोल्ड का प्राइस बढ़ने से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो लगभग डबल हो चुका है। आज अगर हम 100 रुपया एक्सपोर्ट कर रहे और उसके सामने 170 से 200 रुपये का इंपोर्ट कर रहे, और उसमें से बहुत सारा चीज जो है वो नेसेसिटी है, एसेंशियल है, जिसको हम कट शॉर्ट तो कर सकते बट बंद नहीं कर सकते। इसीलिए देश को बचाना और देश के आम लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए शायद मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है। बट मुझे लगता था कि मोदी जी ये स्टेप तो लेंगे, बट इस स्टेप लेने से पहले एक्सपर्ट से सलाह मशुरा करेंगे, इंडस्ट्री लीडर से या इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे। शायद उन्होंने लिया होगा, बट पॉलिसी बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जल्दबाजी में लिया ये कदम उठाया कि ताकि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। सर, आपने कहा कि हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल इंपोर्ट करते हैं और गोल्ड नॉन एसेंशियल है, तो साल में हमारा गोल्ड का इंपोर्ट होता कितना है? सर, लगभग 700 से 800 टन गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। और जिसकी वैल्यू कितनी होगी? आज के दिन में देखा जाए तो लगभग 72 बिलियन डॉलर की हम लास्ट ईयर गोल्ड इंपोर्ट कर चुके हैं। 72 बिलियन। 72 बिलियन। ओके। अब सर, इंडिया में कितना गोल्ड प्रोड्यूस होता है? लगभग ना के बराबर। लगभग ना के बराबर। 1% भी नहीं है। ओके। 99% गोल्ड जो है हम बाहर से मंगाते हैं। बट हाँ, आज के जो इंडिया की जो टोटल गोल्ड की जरूरत है, लगभग हम 1000 से 1100 टन हमारे इंडिया की प्योर गोल्ड की जरूरत है। 1300 से 1400 टन ज्वेलरी इंडिया में बिकता है, उसमें से बहुत सारे ज्वेलरी जो रिसाइकिल से हमको मिल जाता है, ओल्ड गोल्ड से। ओल्ड गोल्ड से मिल जाता है। अब सर, अगर हम बहुत ही कम बनाते हैं तो ये ऐसा क्यों है कि हम बिल्कुल मतलब बहुत कम बना, आपने बोला 1% के आसपास ही बना पा रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई केजीएफ नहीं है? देखिए, केजीएफ नहीं है ये नहीं बोल सकते। ओके। हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने सालों से हमारे देश में जो माइनिंग है उसको ढूंढने का और माइनिंग करने का कोई प्रयास नहीं किया। ओके। बट चाइना ने भी देखा है कि उनको भी गोल्ड जरूरत है। उन्होंने अभी एक नया रिसेंटली न्यूज मिला कि उन्होंने पाताल से गोल्ड निकालने का रिसर्च कर लिया कि पाताल में गोल्ड है। तो उनके हो सकता है आने वाले समय में उनकी जो जरूरत की जितनी गोल्ड है उसमें कुछ गोल्ड तो वो अपने पाताल से निकाल लेंगे।
बट हमारा देश में बहुत सारे ऐसे माइनिंग था, या आज भी है, जिसको या तो हमने ठीक ढंग से ढूंढा नहीं, या तो हमने माइनिंग के लिए हमने ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लिए। और इसका क्या कारण है सर? क्योंकि अगर हर साल आपको दिख रहा है कि गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ रहा है, गोल्ड का वैल्यू का इंपोर्ट का वैल्यू $72 बिलियन हो गया, तो कोई ऐसा डिवीजन नहीं है गवर्नमेंट का जो इस पे कंसिस्टेंटली वर्क करे? जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस में खदाने खोजा जाता है, बेसिन खोजा जाता है, फिर प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है, गवर्नमेंट कंपनीज को दिया जाता है, तो ऐसे गोल्ड में क्यों नहीं हो रहा है? इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट ने इसका जरूरत नहीं समझा होगा, या तो उनके ऊपर उन्होंने सीरियस नहीं थे, या उन खर्चे होगा। तो जैसे हम पहले डिफेंस का भी सामान लगभग बाहर से मंगाते थे, बट लास्ट कुछ ईयर से हम देख रहे कि इंडिया डिफेंस का कुछ सामान बना रहा है, खुद के लिए भी बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहे। आपको याद होगा पुराने जमाने में कि एक टाइम में हमारा देश का एग्रीकल्चर बहुत हालत खराब था, हम अनाज के इनपुट के ऊपर निर्भर थे। और एक टाइम आया जब अमेरिका ने अपना गाय भैंस खिलाने वाला अनाज हमको दे रहे थे, हम दाने दाने पे मोहताज हो गए। तब फिर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि चलो हम खेती बाड़ी के ऊपर थोड़ा ध्यान दे। हो सकता है ये इंडिकेशन है, इसके बाद हमारा देश के गवर्नमेंट हमारा देश का जो माइनिंग है उसके ऊपर ध्यान दे। तो बेसिकली हम प्रोएक्टिव नहीं है, हम रिएक्टिव है। जब एकदम आपदा विपदा सर पे आ जाएगी तब जाके हम एक्शन लेंगे। शायद ये प्रायोरिटी में नहीं था। प्रायोरिटी में नहीं था। अब सर अगला पॉइंट आते हैं कि पीछे अभी युद्ध के वजह से गोल्ड के भाव, जनरली युद्ध में गोल्ड के भाव बढ़ते हैं। हमने देखा है कि एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड, कि कोई भी खराब न्यूज होगी वो गोल्ड के लिए गुड न्यूज होगी। तो ऐसा इस बार क्यों हुआ है कि युद्ध के दौरान गोल्ड का भाव बहुत तेजी से गिरा है? पहली बार ये हुआ है कि बैड न्यूज के बाद भी गोल्ड बढ़ा नहीं, घटा है। थोड़ा बढ़ा था, फिर बाद में घटा। इसका मेन कारण है क्रूड ऑयल का जो कीमत तेजी के साथ बढ़ा, उसके कारण गोल्ड गिरा। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर वॉर नहीं रुका और हरमुज नहीं खुला, ऑयल एंड गैस का प्राइस डॉलर में नहीं गिरा और ज्यादा हुआ, 150-200 हुआ, तो गोल्ड का रेट यहां से और गिर सकते शॉर्ट टर्म में। ओके। तो ये कंप्लीटली युद्ध पे ही निर्भर है कि जैसे युद्ध क्लोज होगा तभी गोल्ड में कुछ रिवाइवल होगा। उससे पहले गोल्ड में रिवाइवल मुश्किल है होने के चांसेस है। अब सर आते हैं जो मोदी जी ने कहा कि गोल्ड को मत खरीदिए एक साल। अब गोल्ड को ना खरीदने से एक तरफ हम कहेंगे कि इंपोर्ट कंट्रोल हो सकता है, पर एक तरफ आपकी पूरी इंडस्ट्री है सर, और इतने सारे स्टेक होल्डर्स, और खासकर बहुत छोटे छोटे गांव से कारीगर हैं और वर्क्समैन हैं जो इस पे काम करते हैं। तो सर आपकी इंडस्ट्री में जब ये न्यूज आई तो क्या रिएक्शन रहा है और क्या फीलिंग है? भूचाल आ गया, ज्वेलरी इंडस्ट्री में भूचाल आ गया, क्योंकि सर 1 करोड़ डायरेक्ट लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जिसमें से 75 लाख आर्टिजन है, जिनका हर महीने में वो काम करते, रोजगार करते, तभी उनका पेट चलता है, जिसमें से 40 से 50 लाख तो बंगाली है। और इस बार जो मोदी गवर्नमेंट बंगाल में आया, उसमें इस बंगाली ज्वेलरी आर्टिजन का बहुत बड़ा रोल था। ट्रू। तो उनको काफी दुख पहुंचा कि हमने तो बंगाल में मोदी जी का गवर्नमेंट ला दिए, बट हमारे ही पेट में लात पड़ गए। तो भूचाल है सर। पर भूचाल को डिफाइन करें अगर नंबर्स में, जैसे हमने देखा जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई इसके अगले 2 दिन में बड़ी बड़ी जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें 10-10, 12-12% का फॉल आया। अभी अचानक से आपने डिमांड गिरते हुए देखी है, या मतलब क्या वो हुआ है जिस वजह से एक क्या फीलिंग हुई है? एक फीलिंग तो हुई, पर बाकी परचेज नॉर्मल चल रहा है सर। रविवार को पास अनाउंसमेंट हुआ जी, सोमवार मंगलवार को पैनिक बाइंग हुआ। लोगों को लगा कि सोना मिलेगा नहीं या गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, तो थोड़ा पैनिक बाइंग हुआ। उसके बाद आज मैं आपके साथ बैठा हूं, जब 1 हफ्ता हो चुका है, 8 दिन हो चुका है, तो अभी मैं देख रहा हूं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री का लास्ट 1.5 साल से 40 से 50% ऑलरेडी काम कम हुआ था गोल्ड का प्राइस बढ़ने से।
आज अगर देखा जाए तो गोल्ड का जो अनाउंसमेंट से पहले जहां पे काम था उसका 50% काम कम हो गया, 50% सेल 8 दिन के अंदर। 8 दिन के अंदर सीधा 50, मतलब अगर 100 रुपये का सेल हो रहा था वो सीधा 50 रुपए में आ गया। और ये कंज्यूमर के साइड से हो रहा है या रिटेलर के साइड, कौन सा पूरी वैल्यू चेन में कहां से कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर। अच्छा। पब्लिक दुकान में है नहीं, रिटेल दुकान में आप जाएंगे तो पब्लिक ही नहीं है। और वो सिर्फ एक आवाहन से मान गई कि नहीं खरीदना है गोल्ड? देखिए, इस देश का तो एक अच्छा चीज है कि मोदी जी को लोग सुनते हैं, मोदी जी को लोग मानते हैं। प्लस गोल्ड का उन्होंने 6% का 15 भी कर दिया, जो और उसका दूसरा भी कारण है कि उन्होंने ड्यूटी भी बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। इंपोर्ट ड्यूटी जो 6% था उसको 15% कर दिया, तो गोल्ड का प्राइस अचानक बढ़ गया। और लोगों को भी लगा कि शायद गोल्ड खरीदना देश हित में नहीं है, तो इसलिए लोगों का इमोशन भी जगा। बट ये सॉल्यूशन नहीं है संजय सर। सॉल्यूशन क्या है कि हमें तीनों स्टेक होल्डर को, गवर्नमेंट को, ज्वेलरी बिजनेसमैन को और आम पब्लिक को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, तो शायद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैं आज कुछ सजेशन लेके आया हूं, आपके माध्यम से मैं सभी को थोड़ा थोड़ा सजेशन दूंगा, और आशा है कि सारे लोग मेरा सजेशन को सुनेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। तो सर, सजेशन से पहले मैं आना चाहता हूं, इस टाइम पे अगर हम वैल्यू चेन पे देखें तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे आया है? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आया है वो मैन्युफैक्चरिंग के, मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आया है रिटेल ज्वेलर्स के पास, क्योंकि ये लोग है ना एक फिक्स ओपेक्स एंड फिक्स कैपेक्स लेके बैठे हैं। होलसेलर के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उनका खरीद बेच है, उनका ओपेक्स ज्यादा नहीं है, कैपेक्स है। तो ऑपरेशन कॉस्ट उनका ज्यादा नहीं लग रहा। बट अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उनका काम चले ना चले, उनका ऑपरेशन कॉस्ट फिक्स है। रिटेलर का ऑपरेशन कॉस्ट फिक्स है। साथ में बहुत सारे रिटेलर जो बैंक से लोन लेके बैठे, उनको हर महीने में लोन भी चुकाना है। तो मैं देख रहा हूं, जैसे एक बार हमने देखे थे एविएशन इंडस्ट्री में भूचाल आ गया था, ऑयल प्राइस बढ़ने से, क्रूड ऑयल बढ़ गया था, और बहुत सारे एयरलाइंस खत्म हो गया था, राइट, संभाल नहीं पाए थे। अगर इमीडिएट कुछ स्टेप ना लिया जाए तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा आपद आ सकता है। तो सर स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप क्या आप सजेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट को मैं बोलूंगा कि कुछ ऐसा कदम ना उठाया जाए जो हिस्ट्री में हमने देखे हुए। ये पहले बार गोल्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इससे पहले हमने गोल्ड कंट्रोल एक्ट देखा है। गोल्ड कंट्रोल एक्ट का इम्पैक्ट हमें जानना चाहिए। जी, क्या था गोल्ड कंट्रोल एक्ट, कब हुआ था और क्या इम्पैक्ट था? देखिए, 1962 को जब चाइना इंडिया वॉर हुआ था, उसके बाद हमारा देश का क्राइसिस की वजह से जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लगाया था। गोल्ड कंट्रोल एक्ट में काफी रेस्ट्रिक्शन था, गोल्ड के बेचने पर, स्टोर करने पर, खरीदने पर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या आया, सैकड़ों लोगों ने सुसाइड कर लिया। हाँ, हजारों लोग जेल चले गए और लाखों लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री छोड़ दिए, और स्मगलिंग को बहुत बढ़ावा मिला, और बहुत सारे जो काम नंबर 1 में होते थे, पूरा ज्वेलरी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज हो गया, अनऑर्गेनाइज या नंबर 2 में शिफ्ट हो गए। क्या हम ऐसा इंडस्ट्री चाहते हैं? जिसको गोल्ड खरीदना है, जिसको ज्वेलरी खरीदना है, वो खरीदेगा। सवाल क्या है, क्या हम पास्ट से सीख लेके हम ऐसा कुछ करें कि ये 1 करोड़ लोगों की जिंदगी बच जाए, उनके रोजगार ना छीने, और आम लोगों को ज्वेलरी खरीदने में कोई रुकावट ना हो, और जो गरीब कारीगर है उनको कोई तकलीफ ना हो। सर, गोल्ड कंट्रोल एक्ट ये क्या था, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स थी और क्यों उसके डालते ही आपने बोला इतने सारे लोगों ने जो है आत्महत्या कर ली,
बहुत लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया, बहुत सारे छोटे जो आर्टिसंस हैं उनको प्रॉब्लम हुई, क्या क्या हुआ, क्या था उस टाइम एग्जैक्टली? उसमें क्या था कि एक मिनिमम लिमिट तक गोल्ड रख सकते थे, ओके। चाहे आप रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, और घरेलू मतलब आम उपभोक्ता भी एक लिमिट तक ही गोल्ड खरीद सकते थे। प्योरिटी का भी ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा गोल्ड मिला तो आपको सीधा गोल्ड सीज होता था और सीधा आपको जेल भेजा जाता था, उसमें कोई सुनवाई नहीं होता था। तो इसके वजह से काम काफी शुरुआत में काफी इफेक्ट पड़ा, लोगों के पास खाने का लाले पड़ गए, तो लोगों ने डर के पैनिक होके बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, और जो लोग ने सरवाइव करने का कोशिश किया उन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे किया। कानून इतना सख्त था कि उसको मेंटेन नहीं कर पाए, नियम को सही ढंग से। उस टाइम ज्वेलरी इंडस्ट्री में लोग थोड़ा सा एजुकेशन का इशू है ही है, तो लोगों ने डॉक्यूमेंट मेंटेन ठीक से नहीं कर पाए, उसके वजह से बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा, या बहुत सारे लोगों को फंसाया गया, जेल में भेज दिया गया। कभी कभी कुछ रूल का गलत फायदा भी ऑफिसर लोग, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला उसमें, इंस्पेक्टर राज कायम हुआ, और पब्लिक जो सोना रखते थे उनको भी काफी तकलीफ होता था। तो ये एक डार्क हिस्ट्री है ज्वेलरी इंडस्ट्री का। तो ये एक तरीके की ज्वेलरी इंडस्ट्री पे इमरजेंसी लगा दी गई थी। यस, बहुत दुखद था। मैंने 2 साल गोल्ड कंट्रोल एक्ट के अंडर में काम किया था, मुझे आज भी वो दिन याद आता है, वो डरावने दिन। और आपको लगता है ऐसा कोई सिचुएशन आज है और वैसा कुछ हो सकता है आज? मुझे उम्मीद है कि आज हमारे जो पीएम मोदी जी है या उनकी जो टीम है और हमारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, वो लोग ऐसा नौबत होने नहीं देंगे कि ऐसा सिचुएशन वापस क्रिएट हो। आपको क्या लगता है सर कि क्या वो एक्सट्रीम स्टेप होगा जो गवर्नमेंट लेगी? एक तो उन्होंने पहले रिक्वेस्ट कर दी, फिर अभी 6 to 15% कर दिया। इवन जो एक्सपोर्ट के लिए गोल्ड लोग लेके आते थे उस पे भी 100 किलो का कुछ रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। तो इतनी सारी चीजें तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है अब आगे और क्या क्या स्टेप्स होंगे? अगर क्योंकि वॉर ऐसे रुकते हुए दिख रही नहीं है, अभी भी ईरान और यूएस में कोई समझौता हो रहा नहीं है। देखिए अभी जो सिचुएशन है ना संजय सर, कि हमारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, इंडस्ट्री लीडर है, वो अपना अपना दिमाग चला रहे और मिनिस्ट्री से बात कर रहे, वो अपना अपना सजेशन दे रहे। मुझे लगता है बहुत अच्छा सजेशन वो देंगे, और हमारे गवर्नमेंट में जो बैठे वो लोग उनका सजेशन को सीरियसली लेंगे, और मैं भी आपके जरिए कुछ सजेशन देना चाहूंगा। परफेक्ट सर। तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द आइडियल केस जिसमें भारत, आपने कहा ना तीनों स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन, रिटेलर और सारे जो इकोसिस्टम के लोग हैं, सबका भला हो जाए? यस, पहले तो मैं बता दूं कि 1962 में हालात कुछ और था और आज हालात कुछ और है। उस टाइम में हमारे देश में बहुत सोना नहीं था, बट ये हमारे आज खुशकिस्मती है कि पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गोल्ड कहीं पे है हमारा देश में है। यूं ही हम अपने देश को सोने की चिड़िया नहीं बोलते। तो हमारा देश में आज लगभग 35,000 से 40,000 टन सोना है, जिसमें से 22,500 से 25,000 टन ज्वेलरी घरेलू यूजेबल ज्वेलरी है। बट डैमेज ज्वेलरी एंड नॉन यूज ज्वेलरी जो है, पुरानी ज्वेलरी, अगर देखा जाए तो 5,000 से 7,500 टन है। इसको छोड़ के इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट में गोल्ड बुलियन एंड कॉइन लगभग 5 से 6,000 टन है, और ट्रस्ट एंड मंदिर में लगभग 3 से 5,000 टन सोना है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 15,000 टन सोना है जिसको हम इस देश के सर्कुलेशन में ला सके या लाया जा सकता है पॉलिसी बना के। अगर ये सोना सर्कुलेशन में आ गया तो बहुत लिमिटेड हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा गोल्ड, या इंपोर्ट हम रोक भी देंगे तो भी हमारा घरेलू जो
डिमांड है, जरूरत है, वो पूरा हो सकता खपत है। हो जाएगा। तो इसके लिए मेरा गवर्नमेंट को कुछ सजेशन है हम्म, कि गवर्नमेंट अगर VDS स्कीम लाए गोल्ड के ऊपर, VDS, VDS, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। यस, जैसे पहले पैसे के ऊपर लाते थे कि भाई आपके पास अगर काले धन है तो बता तो दीजिए, डिक्लेयर कर दो और आपका काला धन थोड़ा टैक्स भर के सफेद हो जाएगा। सफेद कर लो। गोल्ड में VDS स्कीम लाना चाहिए। हम्म, तो बहुत सारे लोग है ना देश हित में गोल्ड डिक्लेयर करेंगे, मुझे लगता है। हम्म, हम्म, दूसरा, गोल्ड मॉनिटरी स्कीम जो पहले फेल हो चुका है, हम्म, मुझे लगता है कि गोल्ड मॉनिटरी स्कीम उसको वापिस पूरे अच्छे करके प्लानिंग करके इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उसको लाना चाहिए। और इस बार गोल्ड मॉनिटरी स्कीम में बैंक के साथ साथ NBFC हम्म, और ज्वेलर्स को भी इन्वॉल्व कर लाइसेंस देना चाहिए, ओके, क्योंकि ज्वेलर्स डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ा हुआ है। हम्म, NBFC भी अपने तरीके से गोल्ड डिपॉजिट ले सकता है। तो अगर ये तीनों को, बैंक को, NBFC को और ज्वेलर्स को अगर इन्वॉल्व कर दिया जाए गोल्ड मॉनिटरी स्कीम में, तो बहुत बड़े तादाद में गोल्ड डिपॉजिट हो सकता है। इसको सर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का सर्कुलेशन कैसे चलेगा और इससे क्या फायदा होगा वो थोड़ा समझाइए। देखिए, जैसे आपके पास अगर कुछ 10 लाख रुपए घर में पड़ा है, ठीक है, आप क्या करते हो कि उस घर पैसे को ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो आप जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो या सेविंग अकाउंट में रखते हो। बट अगर कम इंटरेस्ट दिया जाए तो आप क्या करोगे, पड़ा रहे घर पे, क्या फर्क पड़ता है। तो यही तरह का कि गोल्ड में क्या है कि इंटरेस्ट इतना कम था, लोगों ने बोला यार घर में ही रहने दो यार, क्यों जाके बैंक में डिपॉजिट करके आएंगे। तो इस क्या इंटरेस्ट होता था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में? 2-3%। ओ, इसको अगर 5-6% कर दिया जाए, 3 से लेके 6% के अंदर कर दिया जाए, तो बहुत बड़े तादाद में गोल्ड डिपॉजिट हो सकता है बैंक में, NBFC में, और ज्वेलर्स को भी अगर लाइसेंस दिया जाए वहां पे। और इससे फायदा क्या होगा सर? फायदा होगा कि वह ज्वेलरी हमारा सर्कुलेशन में आ जाएगा। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो फायदा क्या होता है, आपको इंटरेस्ट तो मिलता है, आपको फायदा हुआ। वही पैसा बैंक में गया तो इंडिया के इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आएगा किसी ना, को लोन मिल जाता है, समझ गया। तो सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे आपको क्या उम्मीद है, कितना आ सकता है गोल्ड? देखिए, अगर VDS स्कीम, सिर्फ गोल्ड मोनेटाइजेशन में? गोल्ड मॉनिटरी स्कीम में मुझे लगता है कि 5,000 टन तक सोना आ सकता है। तो एक तरीके से अगले 7 साल 8 साल का इंपोर्ट, 6 से 7 साल का इंपोर्ट जो है वो हमारे पास हाथों हाथ आ सकता आ सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। होगा। तो अगले 6-7 साल हमें इंपोर्ट ही नहीं करना इंपोर्ट ही पड़ेगा। करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना गोल्ड है यार। हम्म, ठीक है, अगर सपोज करो किसी ने पोर्टफोलियो बना के रखा गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, और उनको एक मौका मिल जाता है कि उनका गोल्ड में, गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा और उनको एक इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो तो खुश होके जाके देके आ जाएंगे। सही कह रहे हो। अगर मुझे कोई बोल दे कि आपके ETFs पे हम आपको ब्याज दे देते हैं 4-5%, 6%, और 3 साल लॉक इन करके या 4 साल लॉक इन करके आपको हम वापस वो रिलीज कर देंगे ETF, तो मैं तो बहुत खुश हुई। मैं जहां तक जानता हूँ संजय सर, मैं आपका ही बोल रहा हूँ कि आपके पास कुछ सोना है, मेरे को जहां तक मालूम है। अगर कल आपको भी 5-6% का इंटरेस्ट देंगे तो आप घर पे रखेंगे सोना या नहीं, डिपॉजिट करके आएंगे? लगा देंगे, बट ऑब्वियसली डिपेंड ऑन क्रेडिट रिस्क। बट ठीक है, आप मतलब अच्छे बैंक हो, इंस्टीट्यूशन हो, अच्छा जूलर हो, तो उस पे करा जा सकता है। बैंक को तो आराम से देंगे ना, बिल्कुल, बैंक को तो दे देंगे ना। तो यही चीज मैं गवर्नमेंट से उम्मीद कर रहा हूं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टेप ले और आम जनता थोड़ा इसके ऊपर स्टेप ले। देखिए, देश के ऊपर आपदा आई है, सरहद पे जो सैनिक खड़ा है अपने जान देने के लिए, उनकी अकेले की फर्ज नहीं है कि इस देश को बचाना। हम सब नागरिक, 140 करोड़ नागरिक को देश की आपदा में हमको आगे आना पड़ेगा, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं। तो एक चीज हो गया। इसको छोड़ के सर और एक चीज है, हमारे रिजर्व बैंक के पास 880 टन सोना है। अच्छा, अगर उस सोने को बैंक के जरिए, नेशनलाइज बैंक, POC बैंक जो है, उनके जरिए अगर इसको सर्कुलेशन में लाया जाए, तो हमारे घरेलू जो जरूरत का सोना है 1 साल के लिए तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। इसको छोड़ के गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप भी लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टेप क्या है
कि बुलियन एंड कॉइन बेचने पे रोक लगा दे। अच्छा, अगर okay. किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदना है तो वो दूसरे तरीका अपना है, हम्म, बुलियन एंड कॉइन खरीद के घर पे या अलमारी में या लॉकर में ना रखे, हम्म। उनके ऊपर कुछ स्टेप लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट सर, अगर ये किया तो ईटीएफ भी तो बुलियन और गोल्ड ही खरीदता है, तो अगर मैं ईटीएफ खरीद रहा हूं तो बुलियन गोल्ड भी तो, ईटीएफ भी तो बुलियन गोल्ड खरीदेगा, तब क्या होगा? रिटेल इन्वेस्टर जो गोल्ड खरीदते बड़े तादाद में, अगर उनको बुलियन और कॉइन खरीदने से रोक दिया जाए तो काफी हद तक हमारे जो गोल्ड की रिक्वायरमेंट है वो कम हो सकता है। और जो इसमें क्या होगा, ज्वेलरी मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनको खरीदना है वो ज्वेलरी खरीदे, बुलियन ना खरीदे, बुलियन ना खरीदे। इसको छोड़ के मेरा गवर्नमेंट से ये भी उम्मीद है कि हाई प्योरिटी ज्वेलरी को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करे, ओके। लो प्योरिटी ज्वेलरी को ऊपर ज्यादा प्रमोट करने के लिए कोशिश किया जाए, पॉलिसी बना के। ये हाई प्योरिटी लो प्योरिटी को डिफाइन करिएगा। हाई प्योरिटी मतलब आज इंडिया में लगभग 7 प्योरिटी का गोल्ड अलाउ है बेचने का। 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, ये तीनों हाई प्योरिटी में आता है। इनको रोक दिया जाए या कम करने का कोशिश किया जाए। इसमें रिटेलर को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आम कंज्यूमर को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि ये भला हम हाई प्योरिटी ज्वेलरी नहीं बेचेंगे, नहीं खरीदेंगे। और लो प्योरिटी मतलब 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट। इसमें क्या होगा, सोने का क्वांटिटी कम लगेगा और पैसा भी कम लगेगा, बट ज्वेलरी उतना ही होगा। 100 ग्राम अगर ज्वेलरी चाहिए तो 100 ग्राम हो जाएगा, लेकिन उसका क्वांटिटी कम लग जाएगा, गोल्ड की क्वांटिटी कम। गोल्ड और ज्वेलरी भी, लो प्योरिटी ज्वेलरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा चलता है। इंडिया के लोगों की मेंटालिटी है कि उनको हाई प्योरिटी ज्वेलरी खरीदना, बिकॉज उनको वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह भी देख लेते हैं। यस, बट ये आपात की समय है। अभी लो प्योरिटी, पहले गोल्ड कंट्रोल एक्ट में यही था, लो प्योरिटी ज्वेलरी था वहां, उस टाइम हाई प्योरिटी ज्वेलरी अलाउ नहीं था। ओके। ये छोड़ के हेवी वेट ज्वेलरी को भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, तीनों एंगल से, गवर्नमेंट के एंगल से हो, रिटेलर के एंगल से हो, आम कंज्यूमर के एंगल से। आपके साउथ इंडिया में वो सबसे ज्यादा यूज होता है। देखिए अभी तो लाइट वेट ज्वेलरी का भी बहुत सारा, दिखने में हेवी लगेगा बट लाइट वेट होगा, तो वो करा जा सकते। इसको छोड़ के थोड़ा अगर डोमेस्टिक ज्वेलरी सेल कम होता है तो आर्टिजन 75 लाख है, उसको तो काम देना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को गवर्नमेंट का सुझाव है, हमारा देश सबसे बेस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करता है और सबसे सस्ता करता है, और एक्सपोर्ट में हम पहले नंबर 1 में थे। क्यों हम ये ना बोले कि हम ओनली 1 थे एक्सपोर्ट में, पर आज के दिन में क्या हुआ कि चाइना आज हमसे काफी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसका कारण क्या है कि चाइना के गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसी में, इंसेंटिव में काफी हमसे ज्यादा काम किया है। इसकी वजह से चाइना एक्सपोर्ट काफी बड़ा लेवल में कर रहे हैं। अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे और एक्सपोर्ट में कुछ अच्छा पॉलिसी बनाए और इंसेंटिव दे दे, तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट में हम अभी भी काफी अच्छा कर सकते, काफी बड़ा लेवल में कर सकते। तो गवर्नमेंट को इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। एक्सपोर्ट को अगर प्रमोट किया जाए तो 2 काम हो जाएगा, एक काम कि आर्टिजन का काम नहीं छीनेगा, और दूसरा हमारा फॉरेन करेंसी भी आएगा हमको। पर सर, आपने कहा कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना जो करता है, चाइना बेटर इंसेंटिव्स देता है, तो क्या फर्क है हमारे इंडियन इंसेंटिव्स में और चाइनीज इंसेंटिव्स में? चाइना ने ज्वेलरी एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने काफी काम किया है, पॉलिसी बनाया, इंसेंटिव दिया, उनको फ्री लोन दे रहा है, उनको टैक्स में बहुत सारे एग्जम्पशन दे रहे हैं, बहुत सारा चीजें उन्होंने, बड़ा बड़ा ज्वेलरी पार्क बना के दिया है, तो काफी इंसेंटिव दे रहे हैं वो लोग। बट हमारे गवर्नमेंट पहले तो थोड़ा बहुत इंसेंटिव देते थे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, धीरे धीरे बहुत सारे पॉलिसी में भी कट डाउन किया, इंसेंटिव में भी कट डाउन किया, जिसके वजह से एक आम मैन्युफैक्चरर को लगता है कि यार मैं इंडिया में बेच दूं यार, क्यों बाहर एक्सपोर्ट। इंडिया का डिमांड इतना बड़ा है, इंडिया का डिमांड बड़ा है तो सोच रहा था, पर अभी गवर्नमेंट को भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा
और मैन्युफैक्चरिंग को भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम अपना देश को भी ज्वेलरी बेचें और एक्सपोर्ट के ऊपर भी हमको फोकस, अभी हमारा थोड़ा फोकस हमको शिफ्टिंग करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। सर आपने बात करी वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम की, मतलब दैट मीन्स ये वो लोग होंगे जिनके पास गोल्ड अनअकाउंटेड फॉर्म में पड़ा होगा। हमने देखा था 2016 में अनअकाउंटेड कैश के ऊपर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था जिसमें डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया था। आपको ऐसा कुछ लगता है कि कंसिडरिंग जो सिचुएशन है अभी वैसा कोई स्टेप उठाया जा सकता है, और अगर वो स्टेप होगा तो क्या हो सकता है? देखिए, स्टेबल सिचुएशन में मुझे जो लग रहा है कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट 2 आ सकता है। ओके। अगर पब्लिक ने सुना नहीं गवर्नमेंट का और देश का सिचुएशन और खराब हुआ, फॉरेन रिजर्व और खराब सिचुएशन में गया, तो सिचुएशन काफी गंभीर है। काफी स्टेप गवर्नमेंट ले सकते हैं। ये मैं उस तरह के बोलूंगा कि एक हाईवे बन रहा है और उसमें आपका जमीन आ गया संजय जी, और आप बोलोगे भाई देश गया भाड़ में, मैं तो मेरा जमीन नहीं दूंगा, तो गवर्नमेंट छीन सकता है, फिर आपसे फिर छीनेगा, छीन लेगा। छीनने के लिए जो जो करना है फिर वो कर लेगा, वो कर लेगा। तो क्यों ना हम पहले से देशभक्त बन जाए, हाँ, और दे दे। और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लाता है उस पॉलिसी के तहत हम अपना कंट्रीब्यूशन करें, देश को सहयोग करें। सर आपने बोला गोल्ड कंट्रोल एक्ट 2 आ सकता है, क्या फॉर्म में आ सकता है? वो तो आज उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट सिचुएशन के मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से सिचुएशन जा रहा है, अभी क्या है कि हमारे आसपास के कंट्री को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए या नेपाल को देख लीजिए, उनका हालत क्या है? उनके पास तेल नहीं है, गैस नहीं है, उनके पास एसेंशियल प्रोडक्ट खरीदने के लिए फॉरेन रिजर्व नहीं है। लोग लाइन लगा रहा है तेल के लिए, और वो भी लिमिटेशन तेल मिल रहा है। और ये सिचुएशन हमारा देश में भी आ जाए तो गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले सकता है। फिर तो एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई। और सबसे बड़ा चीज है, हम आम पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, ये देश एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। हम अपना प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का जो अनाज हम अपने लिए जितना उगाते हैं, हम अपने लिए तो उगाते ही है, थोड़ा एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। अगर फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कटौती कर दिए, फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? नेचुरल खेती बोलना सही अच्छी बात है, पर नेचुरल खेती क्या हमारा सॉइल को सूट करेगा? हमने डिजास्टर देख चुके, श्रीलंका में ये डिजास्टर हो चुका है कि उन्होंने फर्टिलाइजर से नेचुरल खेती की ओर शिफ्ट करने का कोशिश किया, जिसमें उनका जो खेती है एग्रीकल्चर 50% प्रोडक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से वहां पे क्या हालत हुआ हमने देखे। तो ऐसा सिचुएशन हमारा यहाँ पे ना हो जाए, तो इसके लिए हमें फर्टिलाइजर में कटौती नहीं करना चाहिए, हमें ऑयल में गैस में कटौती नहीं करनी चाहिए, हमें डिफेंस क्या हम हमारे देश की सुरक्षा के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए हमें। तो अगर एक्सट्रीमली सिचुएशन आए तो मुझे लगता है कि उसके लिए गवर्नमेंट को कड़े कदम उठाना चाहिए, और गवर्नमेंट कड़े कदम उठाएंगे। आलम सर, हम कह रहे हैं कि $72 बिलियन का इंपोर्ट है। अब ये जीरो तो हो नहीं सकता, सरकार भी जानती है, इट्स इम्पॉसिबल है कि ओवरनाइट जीरो हो जाए। अगर आप टैक्टिकली 2-3 साल 5 साल का कोई रोड मैप बने, गोल्ड मोनेटाइजेशन, VDS, या फिर यहाँ पे एक्सकवेशन चालू हो, माइनिंग चालू हो, तो ये 3-4 चीजें जुड़ के हो सकता है ये। तो अगर आप वहां पे, क्योंकि आप इंडस्ट्री में है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? ये 72 कितना हो जाए? जीरो तो हो नहीं सकता। क्या लेवल लगता है आपको कि गवर्नमेंट कंफर्टेबल है, यार इतना हो जाए तो हम बेयर कर लेंगे? मेरे हिसाब से अगर 75% हमारे घरेलू जो स्टॉक है, हाँ, उससे पूरा हो जाए, 3/4, और 25% बाहर से आ जाए तो मैनेजेबल है। तो 1/4 हो गया, मतलब 18 से 20 बिलियन का रेंज हो गया। तो 50 बिलियन हमारा वहां पे बचना चाहिए, ये सरकार का आपके हिसाब से एजेंडा है? यस, अगर ये हो गया ना तो देश के लिए बहुत भला हो जाएगा।
50 बिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, हम्म, हमारा एक्सपोर्ट का भी थोड़ा इशू है, हम्म, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो एक्सपोर्ट हम जिस तरीके से जितना हो रहा था उतना नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है कि जो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, दुनिया में थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, जिसकी वजह से हम जो एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट में भी काफी गिरावट आई है। हम्म, अभी मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्ट में इमीडिएट कोई तेजी आएगा, हम्म, तो देश को तो बचाना है, तो हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो हार्ड स्टैंड्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से इन द नियर फ्यूचर। यस। ठीक है। हार्डेस्ट स्टैंड क्या लगता है सर आपको, गवर्नमेंट का क्या होगा? अगर कोई नहीं सुधरा, गोल्ड खरीदते गए, इंपोर्ट नहीं इंप्रूव हुआ, तो सोना जब्त कर लेगी लोगों का? या क्योंकि ये भी फियर है लोगों को कि पता चला हमारा सोना ही जब्त कर लिया कंप्लीटली, हमने इतने मेहनत से पाई पाई जोड़ के किया था, कमाया था, और वो चला गया। जो डिमोनेटाइज क्या हुआ था, गोल्ड में भी डिमोनेटाइज ला देंगे कि आप पर्टिकुलर इतना सोना आपके घर पे रख सकते हो, उससे ज्यादा आप रख नहीं सकते। पर एनफोर्स कैसे करेंगे? मेरे पास अगर समझे, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं आप 100 ग्राम से ऊपर नहीं रख सकते, मेरे पास 500 ग्राम है, तो उनको कैसे पता चलेगा संजय कथुरिया के पास 400 ग्राम ज्यादा है? सर गोल्ड कंट्रोल एक्ट जो 1 था ना, हाँ, हमने देखा है सर, एक आदमी को छापा पड़ा, सोना जब्त हुआ और जेल गए, 100 आदमी डर के जाके लाइन में लग के दे दिया। देख के आए। तो एक बार एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। हाँ सर, हमारा देश में लोग खुद को स्मार्ट समझते हैं, बट गवर्नमेंट भी उनसे एक लेवल से स्मार्ट है सर। जी। आज 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप नहीं बोल सकते कि मेरा सोना तो मेरा घर पे रखूंगा, और गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा, मैं तो बोलूंगा ही नहीं। सर आपका लॉकर खुलवाने की उनकी ताकत है, बिल्कुल, वो तो हाँ ट्रू। आपका तिजोरी खोलवाने का ताकत उनके पास है। अगर गवर्नमेंट अपने में उतर गए ना, तो आपका पैंट भी खोल लेंगे, क्योंकि देश का सवाल है ये। देश का सवाल, ये सवाल अभी आपकी मेरी नहीं है, ये देश का सवाल है। आलम सर आप इंडस्ट्री में हैं, तो इंडस्ट्री इस टाइम क्या बातें कर रही है, क्या मुद्दों पे सबसे ज्यादा बातें हो रही है वहां पे? देखिए, इंडस्ट्री चाहता है कि गवर्नमेंट कुछ अच्छे पॉलिसी बनाए जिसमें देश भी बच जाए, कंज्यूमर को भी पैनिकनेस ना रहे, और इंडस्ट्री भी बच जाए। इसीलिए इंडस्ट्री के जो भी लीडर है वो गवर्नमेंट से अपना संवाद बात कर रहे हैं, अपना सजेशन दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारे गवर्नमेंट अच्छे से सुनेगा और सुन के कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठाएंगे कि कोई सिचुएशन खराब ना हो, क्योंकि 1 करोड़ लोगों का जिंदगी का सवाल है, 3 से 4 करोड़ इनडायरेक्टली लोग जुड़े हुए इस इंडस्ट्री में। तो देखिए, आज हमारे देश में जॉब तो ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा जिनके पास काम है उनका काम भी चला जाए। और खासकर आर्टिसंस लेवल पे, जो बहुत ही छोटा लेवल है, कि जिनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, उनका घर उससे चल रहा है, तो वहां तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। सर बंगाल का पूरा इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री से चलता है। तो और जो आर्टिजन है ना, एक आर्टिजन 4-5 साल में बनता है, उनको दूसरा काम आता नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, स्विच नहीं कर पाएंगे करियर को, बहुत मुश्किल है बहुत सर। मुश्किल है। ये लेबर वाला काम नहीं है, ये आर्ट है, ज्वेलरी मेकिंग इज द आर्ट। तो इतना जल्दी वो स्विच करना बहुत मुश्किल है। और 5 साल 10 साल 15 साल से जो काम कर रहे हैं, जो आर्टिजन जिन्होंने काम सीखने के लिए अपनी जिंदगी का एक बड़ा टाइम दे दिया, उनको बहुत तकलीफ होगा सर। सर गोल्ड के अलावा एक मेटल और जिसपे आजकल बहुत चर्चा होती है वो है सिल्वर। तो अभी रिसेंटली मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो एक तो गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्टेड उसमें डाल दिया है, क्लॉज में डाल दिया है, उस पर भी ड्यूटी 6% से 15% बढ़ा दी है। और सर मैं बहुत शॉकिंग नंबर देखा कि 2 साल पहले इंडिया में $4 बिलियन का सिल्वर इंपोर्ट होता था, इस साल $12 बिलियन का हुआ है। ऑब्वियसली थोड़ा रेट हाइक भी हुआ है, पर इतना बड़ा टर्म्स ऑफ अमाउंट 3 गुना जो है सिल्वर अब इंपोर्ट हो रहा है।
तो सिल्वर को लेके आपका क्या व्यू है सर, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, सिल्वर में भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, कुछ स्टेप लिए गए हैं, बट मेरे को लगता है कि सिल्वर ज्वेलरी का बहुत बड़ा फ्यूचर है। अच्छा। और इंडिया में कंज्यूमर भी सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए ये बहुत बड़ा स्कोप है ये, तो और एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है सिल्वर ज्वेलरी का। समझ गया। तो बेसिकली सिल्वर इज ओके, मतलब सिल्वर पे अभी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये सिल्वर बहुत सस्ता है, गोल्ड के मुकाबले में तो इतना ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारा जाता नहीं है। ऑलमोस्ट एक 1/6। बट क्या हुआ कि लास्ट कुछ टाइम में सिल्वर लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। मैं उन लोगों को बोलूंगा जिन्होंने सिल्वर इन्वेस्टमेंट किया कि देश हित में थोड़ा सिल्वर को आप ओपन मार्केट में भी बेच दो, या तो कोई स्कीम है तो उसकी स्कीम के तहत आप उसको डिपॉजिट कर दो, या तो किसी सिल्वर व्यापारी के पास आप लोन दे दो, इंटरेस्ट में लोन में दे दो, ताकि वो सिल्वर आपका सर्कुलेशन में आ जाए। तो सर अब हम आते हैं बिहेवियर वाइज, आपको क्या लगता है कि एक हमारा जो कंज्यूमर है उसको इस आवाहन का किस तरीके से क्या बलिदान दे वो इसमें देश के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज है जनता। तो कंज्यूमर भगवान है, कस्टमर भगवान है। तो मैं इस देश की जनता से, भगवान से बोलूंगा, आप कुछ चीज अपने तौर से करिए ताकि ये देश बच जाए और आपका डिमांड जरूरत पूरा हो और गवर्नमेंट को कोई कड़ा स्टेप ना लेना पड़े। तो मेरा कुछ सजेशन है कि पहले तो आप जब भी आप ज्वेलरी बाइंग करने जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके पास जो डैमेज ज्वेलरी है और जो नॉन यूजेबल ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी को लेके जाके नया ज्वेलरी खरीद लीजिए। ठीक। तो इससे आपने एडिशनल बर्डन नहीं डाला? यस। तो नया गोल्ड लगा नहीं, थोड़ा बहुत लगेगा। दूसरा मैं बोलूंगा कि आप अपना जरूरत की जितनी ज्वेलरी है, जैसे शादी ब्याह है, जरूरत के लिए जो ज्वेलरी है वो खरीदिए। आप इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा टाइम के लिए होल्ड कर। ज्वेलरी मत खरीदिए, बुलियन मत खरीदिए, कॉइन मत खरीदिए, हेवी वेट ज्वेलरी मत खरीदिए, हाई प्योरिटी ज्वेलरी मत खरीदिए, लो प्योरिटी ज्वेलरी खरीदिए। और अवॉइड करिए कि अगर आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड का पोर्टफोलियो था, उसको आप दूसरे कहीं पे इन्वेस्ट करिए। गोल्ड में थोड़ा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट मत करिए, अवॉइड करिए। खाली जरूरत का जो ज्वेलरी है वो खरीदने का कोशिश करिए। गॉट इट, गॉट इट। और एक दुकान वाले को अब क्या करना चाहिए? बिकॉज रिटेलर को मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ होगा, बहुत बड़ी इन्वेंट्री होती है उसके पास खर्चे होते हैं, उसने बहुत इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, तो उसको लेके आपको क्या लगता है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, रिटेलर को बहुत तकलीफ होगा, तो मैं बोलूंगा रिटेलर को कुछ स्टेप लेना चाहिए। पहला तो चीज क्या है कि वो प्रमोशन एंड इंसेंटिव स्कीम चलाए पुराना ज्वेलरी को एक्सचेंज बायबैक में। वेरी नाइस। तो फिर उनका सेल गिरेगा नहीं। थोड़ा अट्रैक्टिव प्रमोशन स्कीम चलाए, ऑलरेडी कुछ ज्वेलरी ने चालू कर दिया है। दूसरा, लो प्योरिटी ज्वेलरी के ऊपर भी कुछ प्रमोशन स्कीम चलाए ताकि लोग लो प्योरिटी का ज्वेलरी ज्यादा खरीदे, हाई प्योरिटी का ज्वेलरी ना खरीदे। दूसरा, हाई प्योरिटी का स्टॉक को थोड़ा मिनिमाइज कर दे या बेचने से परहेज करे, कम बेचने का कोशिश करे। हेवी वेट ज्वेलरी को बेचने से परहेज करे या कम बेचने का कोशिश करे। उसके बाद बुलियन और कॉइन को बेचना बंद कर दे। बुलियन कॉइन प्लीज मत बेचिए, ये देश का सवाल है। वैसे भी बुलियन कॉइन बेचने से ज्यादा फायदा उनको होता नहीं है, तो ना करे। इसके साथ उनके नॉलेज में रहता है कि किसके पास कितना सोना है, कंज्यूमर के, कस्टमर के पास या अपने दोस्तों के पास। अगर वो अपने दोस्तों को, अपने कस्टमर को कन्विंस करे कि भाई तुम्हारे पास जो भी सोना है उसको, नॉन यूजेबल सोना को, चाहे इन्वेस्टमेंट हो
या ज्वेलरी हो, या डैमेज ज्वेलरी हो, या नॉन यूजेबल ज्वेलरी हो, उसको ओपन मार्केट में बेचने के लिए थोड़ा कन्विंस करे, ताकि देश का सर्कुलेशन में आ जाए उसका सोना। या अगर वो बेचना नहीं चाहते तो उनसे वो इंटरेस्ट में लोन की तरह ले ले, वो भी सर्कुलेशन में आ जाएगा। या डिपॉजिट स्कीम अगर गवर्नमेंट अनाउंस करते हो, वहां पे डिपॉजिट करने में उनको थोड़ा कन्विंस करे, तो वो भी देश के सर्कुलेशन में आ जाएगा। ये ज्वेलर्स बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ज्वेलरी व्यापारी, क्योंकि वो कनेक्टेड है, वो ऑडियंस कनेक्टेड है। हर इसको छोड़ के जो बड़े बड़े शोरूम बना रहे थे, मैं बोलूंगा अभी थोड़ा शोरूम को छोटा बनाने का कोशिश करे, और जो बड़े बड़े शोरूम है उसको अगर कोशिश करे कि उसको छोटा किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। ऑपरेशन कॉस्ट को थोड़ा कम करने का कोशिश करे, अपने इन्वेंटरी को थोड़ा कम करके, अगर उनका लोन है तो थोड़ा लोन को अगर वो चुका दे तो क्या होगा, उनका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाएगा, तो इन्वेंटरी भी कम हो गया और लोन का बर्डन भी कम हो गया, और जो इन्वेंटरी उसने कम किया वो सोना इंडिया के सर्कुलेशन में भी आ जाएगा। तो ये रिटेलर को कुछ स्टेप लेना चाहिए, और आशा है कि मेरा इस बात को रिटेलर थोड़ा सीरियसली लेंगे, और बहुत सारे रिटेलर कुछ स्टेप लेना शुरू कर भी चुके हैं। आलम से मैन्युफैक्चरर को, आप खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? सर सबसे दुखी तो मैं ही हूँ और मेरे बिरादरी है, तो उनको मैं बोलूंगा मैन्युफैक्चर पैनिक ना होके आपदा में अवसर ढूंढने का कोशिश किया जाए। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग कि इंडिया के डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा एक्सपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं, और हम अच्छे क्वालिटी की ज्वेलरी और अच्छे स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ज्वेलरी बनाने का कोशिश करें, और लाइट वेट ज्वेलरी बनाए हम, ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मैच कर सके और हम एक्सपोर्ट कर सके। इसको छोड़ के मैं बोलूंगा जो गोल्ड के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे कल तक, अगर वो अपना थोड़ा एक यूनिट सिल्वर ज्वेलरी में शिफ्ट करने का कोशिश करे, तो सिल्वर ज्वेलरी तो क्या है, डोमेस्टिक डिमांड को भी पूरा करेगा और इंटरनेशनल में भी बेचेगा, और सिल्वर ज्वेलरी का फ्यूचर काफी अच्छा है। पर सर जिसने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप गोल्ड के हिसाब से बनाया होगा वो सिल्वर कर सकता है सेम मशीन? हाँ कर सकते, और थोड़ा चेंजेस भी करके कर सकते हैं। अच्छा, और वो चेंजेस करने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा या मिनिमल चेंजेस होते हैं? थोड़ा मिनिमल चेंजेस में भी हो सकता है। और उसको छोड़ के आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसको हम फैशन ज्वेलरी भी बोलते हैं, उसके भी इंडिया डोमेस्टिक डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, और इंटरनेशनल में भी डिमांड है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। इसको छोड़ के लैब ग्रो डायमंड की ज्वेलरी में भी वो फोकस कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। नेचुरल डायमंड का भी अभी डिमांड बहुत घट रहा है, बट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में भी अगर उसमें भी अगर कुछ स्कोप दिखता है तो उसमें भी देख सकते हैं, और नेचुरल डायमंड से ज्यादा लैब ग्रो डायमंड की फ्यूचर काफी बड़ा है। तो लैब ग्रो डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर मैन्युफैक्चरर को थोड़ा फोकस करना चाहिए, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के ऊपर। कोई ऐसी चीज आप गवर्नमेंट को कहना चाहोगे जो वो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट में भी प्रेशर है, तो कभी कभी कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जो शायद बाद में जिसके रेपरकशंस, जैसे जिस तरीके से आज आप बड़े दुखी मन से पहले वाले गोल्ड कंट्रोल एक्ट को याद करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जहाँ कहते हैं ना, हिस्ट्री इज वेरी अनकाइंड। तो आपको क्या लगता है कि ये एक चीज गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज की ओर जा रहा था, अनऑर्गेनाइज से। पहले ज्वेलरी इंडस्ट्री गोल्ड कंट्रोल एक्ट में 99% अनऑर्गेनाइज था जी। गोल्ड कंट्रोल एक्ट हटा तो ऑर्गेनाइज की ओर आया, फिर BIS हॉलमार्किंग आया, थोड़ा और एक इनिशिएटिव मिला, और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज की ओर जा रहा था। मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसा स्टेप ना ले गवर्नमेंट जिसमें गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री खत्म हो जाए और ये ज्वेलरी इंडस्ट्री वापस रिवर्स गियर में चला जाए, अनऑर्गेनाइज की ओर चला जाए।
उसमें क्या होगा कि दो नुकसान होगा। एक, ज्वेलरी इंडस्ट्री का तो नुकसान होगा ही, बहुत सारे लोगों का जॉब चला जाएंगे, और दूसरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू में भी काफी, जीएसटी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इनकम टैक्स में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते तो हम फॉरेन करेंसी भी बहुत ला सकते, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन के ऊपर हमें रिसर्च करके बहुत सारा पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव स्टेप लेना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद करूंगा। आपने कहा था सर आप कुछ भविष्यवाणी करने वाले हो, तो क्या वो भविष्यवाणी होगी आपके हिसाब से गोल्ड की? देखिए, मैं भविष्यवाणी देश की जनता से और ज्वेलरी इंडस्ट्री से करूंगा कि थोड़ा टाइम के लिए तो सोना नीचे आ सकता है, बट यहां से 5 साल के बाद सोना जो है मुझे 2.5 से 3 करोड़ पर किलो दिख रहा है। मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए पर 10 ग्राम। 10 ग्राम। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो खेला किया कुछ टाइम पे, उनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट था ना, ट्रस्ट कहीं ना कहीं पूरी खराब तरह हो टूट चुका है। गया। हाँ। तो बहुत सारा देश जो कि फॉरेन करेंसी में सबसे बड़ा पार्ट डॉलर रिजर्व रखते थे, डॉलर बॉन्ड रिजर्व रखते थे, वो अपना थोड़ा सा पोर्शन गोल्ड खरीदेंगे। और बहुत सारे हेजिंग फंड और बहुत सारा बैंक भी आगे जाके गोल्ड खरीदेंगे। तो आगे जाके गोल्ड काफी दाम बढ़ने के चांसेस है। तो इसलिए मैं सबको बोलूंगा कि आप ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोग, आप गोल्ड बेच के आप ऐसा कोई धंधे में मत चला जाओ कि जिसमें आप तो धंधा तो कर लेंगे, बट आपका ये जो अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी का नुकसान हो जाएगा। बट इसी इंडस्ट्री में रह के आप दूसरा कुछ ऑप्शन ढूंढो। गोल्ड की जगह सिल्वर में जाओ, डायमंड ज्वेलरी, लैबोरे डायमंड में जाओ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जाओ। इसको छोड़ के थोड़ा अगर 10-20% अगर दूसरे इंडस्ट्री में आपको जाना है तो जाओ। और पब्लिक को बोलूंगा कि अगर आपको सोना इस टाइम बेचना है तो आप बेच सकते हो, आपको ये अच्छा रेट है। इससे नीचे आएगा सोना, देश का सिचुएशन थोड़ा अच्छा हो जाए, तो ये क्राइसिस चला जाए, फिर वापिस आप गोल्ड खरीद लेना। या आपको गोल्ड बेचना नहीं है तो गोल्ड डिपॉजिट या गोल्ड लोन पे तो दे ही सकते हो। आपका गोल्ड का गोल्ड रहेगा, उल्टा एक इनकम शुरू हो जाएगा, पैसिव इनकम मिल जाएगा, पैसिव इनकम शुरू हो जाएगा और देश का मदद भी हो जाएगा। ग्रेट आलम सर, आई थिंक आज जो आपने पॉइंट्स कवर किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम पे लोगों को क्लैरिटी नहीं है। और आई होप आपकी ये वीडियो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक भी जाए और वो कंस्ट्रक्टिवली इसको यूज करें और ऐसे रूल्स बनाएं जिससे सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा। और हम मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई अभी इस पे रिसेंटली, और मुझे लगता है कि भारतवासी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसे डिफिकल्ट टाइम पे हम अपने देश का जो सहयोग कर सके, जैसे भी कर सके, एज अ कंज्यूमर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंटेंट क्रिएटर, हमें ज़रूर करना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया और आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय जी, मुझे मौका देने के लिए, इंडस्ट्री को सेव करने के लिए। मैं कैंपेनिंग चला रहा हूँ, सेव ज्वेलरी इंडस्ट्री, और उसमें आपने मुझे हेल्प किया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए तो आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप अब क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा आपकी क्या सलाह है गवर्नमेंट को, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किस गेस्ट को आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पे, उनका नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चले कि जो आह्वान था मोदी जी का, उसका इंपैक्ट भारतीय इकोनॉमी पे और गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री पे क्या होने वाला है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किया बिना मत जाना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ संजय कथुरिया पॉडकास्ट। जय हिंद।